बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो को देखने के लिए। और इस बार का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं उसका ना ही कोई कंटेंट आपको YouTube में मिलेगा और ना ही कोई विशेष कंटेंट आपको Google में मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो टेक्निकल कंटेंट है वो इंटरग्रेनुलर कोरोजन टेस्टिंग से रिलेटेड है, जो ASTM A262 प्रैक्टिस A, प्रैक्टिस B, प्रैक्टिस C, प्रैक्टिस E, प्रैक्टिस F इनके बीच का डिफरेंस है और उसके अलावा डिटेल में हमने प्रैक्टिस ए को समझाया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हम स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल की थीम में जो आज प्रिंसिपल चल रहा है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका नाम है 80-20 रूल। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से। हमने लास्ट क्लासेस में कवर किया हुआ था क्रिएट टू डू लिस्ट, set a time limit to each task, take regular break, managing meeting better। और आज जो हमारा टॉपिक है 80-20 रूल। 80-20 रूल के बारे में दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आपके पास अगर 100% काम है और 100% काम को कंप्लीट करने के लिए अगर आप 20% फोकस करते हैं तो आपका 80% काम कंप्लीट होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वो 80% इंपॉर्टेंट काम आपके 20% की मेहनत पे कंप्लीट होता है। और हम करते क्या है, हम ये करते हैं, हम उस 20% के काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा कि उनका 80% बिजनेस सिर्फ 20% क्लाइंट देते हैं। आपके कुछ हाईली प्रोडक्टिव लोग अपने 20% टाइम पे 80% काम, इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप साइबर क्राइम की बात करें तो 20% किसी भी तरीके का बग या कोई भी चीज एक बड़ा प्रॉब्लम 80% प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों, ये 20-80 का रूल बहुत ही कॉमन रूल है हमारी इंडस्ट्री में। हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा 20% टाइम में 80% काम को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आप देखते हैं कि जो प्रॉब्लम का सीक्वेंस है तो 20% टाइप ऑफ प्रॉब्लम 80% प्रॉब्लम का उत्तरदायी होता है, मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। 80-20 रूल को दोस्तों हम पेरेटो रूल भी बोलते हैं। और मैं आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे आप 80-20 रूल को अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। जैसा कि सबसे पहला है थिंक अबाउट आउटकम यू एक्सपेक्ट। आपको क्या चाहिए यह आपको पहले ही पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 10 काम है तो आपको पता होना चाहिए कि 10 काम में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। अगर आपने वो काम कंप्लीट कर लिया तो आपका 80% काम कंप्लीट होगा। तो अगर आपके पास 10 काम है, दिन में 8 घंटे हैं, तो आप ये सोचिए कि उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसको आप पहले 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करेंगे और दोस्तों आपका 80% काम कंप्लीट होगा। दूसरा, ब्रेक इट डाउन इनटू एक्शन रिक्वायर्ड। आप अपने काम को एक्शन पे रिक्वायर्ड कीजिए, टाइमलाइन डिफाइन कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसको अचीव करने के लिए कामयाब होंगे। तीसरा है दोस्तों, डू द एक्शन इन डिफाइंड टाइमलाइन। अपने टास्क को डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। चौथा है दोस्तों, आइडेंटिफाई एंड एग्जीक्यूट नेक्स्ट एक्शन। अगले एक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। इसका मतलब यह है कि पहले आप पहला टास्क कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में जाइए। लास्ट है दोस्तों, रिपीट अंटिल कंप्लीट। तब तक रिपीट कीजिए जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों, आज हम अब टेक्निकल टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो टेक्निकल टॉपिक में जैसा कि मैंने बताया कि आपको ना ही किसी YouTube में ना ही किसी Google में ये कंटेंट मिलेगा जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये है दोस्तों IGC टेस्टिंग ASTM A262 प्रैक्टिस A, B, C, D, C, E एंड F। इसके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने कोरोजन टेस्टिंग कवर किया था। इसको समझने के लिए दोस्तों मैंने 3 चीजों को डिफाइन किया हुआ है। पहला है मटेरियल, दूसरा है मेथड और तीसरा है इवैल्यूएशन। अगर मैं प्रैक्टिस ए की बात करता हूं दोस्तों, तो ये मटेरियल 304, 304L,
316, 316L, CF8M, CF8, CF3M, CF3, 317, 321, 201, 202, इन सब मटेरियल पे जितने भी ऑस्टेनिटिक मटेरियल है उसमें प्रैक्टिस ए हम परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं प्रैक्टिस बी की बात करता हूं तो जितने भी कास्ट ग्रेड हैं जैसे CF8M, CF8, CF3M, CF3 और 321, हम इन मटेरियल पे हम प्रैक्टिस बी को कर सकते हैं। प्रैक्टिस सी की बात करूंगा दोस्तों तो ये 304, 304L, CF3 और CF8 हम इन मटेरियल पे कर सकते हैं। मॉली वाला जो एलिमेंट है लाइक 316, 316L हम उसमें प्रैक्टिस सी नहीं देखते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा प्रैक्टिस सी की। प्रैक्टिस सी आप 304, 304L, 316, 316L, 317, 321, 201, 202 में कर सकते हैं। और एफ प्रैक्टिस जो है आप वो CF3M और CF8M में कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेथड की तो दोस्तों मेथड और इवैल्यूएशन में दोनों को साइमल्टेनियसली लेते हुए चलूंगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूं मेथड की और इवैल्यूएशन की। तो प्रैक्टिस ए में दोस्तों मैं ऑक्जेलिक एसिड का यूज करूंगा, उसके बाद ईचिंग करूंगा कंपोनेंट में। ऑक्जेलिक एसिड का जब मैं यूज करूंगा तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज भी करूंगा और मैं उसको ईचिंग करूंगा टेस्ट कूपन में। उसके बाद मैं उसके इंटरग्रेनुलर बॉडी में ये देखने की कोशिश करूंगा कि उसमें कोई गड्ढा तो नहीं बना। ओके, अब मैं बात करता हूं इवेल्युएशन की। तो दोस्तों इसका इवेल्युएशन जो है, इसका इवेल्युएशन बेसिकली हम एक रेफरेंस फोटोग्राफ के थ्रू करते हैं। रेफरेंस फोटोग्राफ आपका ASTM A262 प्रैक्टिस ए में फिगर 1 से लेके फिगर 7 तक के बीच में दिया हुआ है, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। हम उससे कंपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूंगा प्रैक्टिस बी। प्रैक्टिस बी दोस्तों जो होता है, इसमें जो मेथड है वो फेरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के मिक्सर का हम यूज करते हैं। इसको एक सर्टेन टाइम के लिए हम टेस्ट कूपन को एसिड के अंदर डालते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि टेस्ट कूपन में कितना लॉस हुआ है वेट का। तो आप देखिएगा प्रैक्टिस ए में हम कंपेयर कर रहे थे ईच करने के बाद, जबकि हम प्रैक्टिस बी में वेट का लॉस देख रहे हैं स्पेसिमेन में। अब बात करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सी की। तो यहां पर मेथड में हम नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे और इसमें भी हम वेट का लॉस चेक करेंगे। डिटेल में अगले लेक्चर में मैं आपको कवर करूंगा। इसके बाद में अगर प्रैक्टिस सी की बात करता हूं तो कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, 16% सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करते हैं दोस्तों इसमें। और ये देखने की कोशिश करते हैं, एक टेस्ट कूपन लेते हैं, उसको बेंड करते हैं। अगर बेंड करने के बाद उसमें कोई फिसर या कोई क्रैक डेवलप होता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके इंटरग्रेनुलर स्ट्रक्चर पे, इसके ग्रेन बाउंड्री पे कहीं ना कहीं पर कोई फिस क्रिएट हुआ है, वहां की वजह से ये क्रैक हो रहा है। दोस्तों बात करूंगा मैं प्रैक्टिस एफ की। तो इसमें सल्फर, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, 50% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं दोस्तों। और इसमें भी हम लॉस ऑफ वेट का यूज आइडेंटिफाई करते हैं। फ्रेंड्स अब हम ASTM A262 प्रैक्टिस ए को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों डिटेल में समझने के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बेसिकली एक ईच टेस्ट है। इसमें एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को अप्लाई करके हम सैंपल टेस्ट कूपन में ईचिंग करते हैं और ईचिंग करने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्लियरली हमें दिखने लगता है। और ये टेस्टिंग हम ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में करते हैं। तो दोस्तों इसको डिटेल में समझने के लिए आगे देखते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा ये किन किन मटेरियल में हम कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के ग्रेड हैं जैसे 304, 316, 304L, 316L, कास्ट स्टील के जो मटेरियल है जैसे CF8M, CF8, CF3M, CF3, 317, 321, ये जितने भी ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के ग्रेड हैं उसमें हम प्रैक्टिस ए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ASTM A262 प्रैक्टिस ए को समझने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था ये एक ईच टेस्ट है। ये ईच टेस्ट है। टेस्ट कूपन के ऊपर हमें ऑक्जेलिक एसिड अप्लाई करके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस लगा करके हमें उसके ऊपर ईचिंग करनी है।
ईचिंग करने के बाद वो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को क्लियर वे पे दिखाएगा कि इसका ग्रेन बाउंड्री पे क्या इफेक्ट है, इसमें क्या डिस्क है कि नहीं है, वो पूरी चीजें दिखाएगा। ये जो टेस्टिंग है फ्रेंड्स, ये मटेरियल को एक्सेप्ट करने की टेस्टिंग है, ये रिजेक्ट करने की टेस्टिंग नहीं है। इससे हम मटेरियल को देख के एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों मेरा ये है कि ये जो टेस्टिंग है ये रैपिड मेथड है। आप इस टेस्टिंग को करके तुरंत रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिवली टेस्ट है। क्वालिटेटिवली टेस्ट है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, इसका कंपैरिजन होगा। अगर आप इसके लिए आपके पास रेफरेंस फोटोग्राफ्स होते हैं, उसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं, एक्चुअल मेटलर्जिकल माइक्रो स्ट्रक्चर की फोटो से कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो आपका उस रेंज में आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये टाइम सेविंग टेक्निक है, ये रैपिड मेथड है और ये क्वालिटेटिव है। फ्रेंड्स इसके अलावा ये टेस्ट जो है आप कुछ और प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे प्रैक्टिस बी, फेरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट है, उसको करने के पहले भी आप इसको कर सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बहुत सारा आपके पास लॉट है, बहुत सारा कंपोनेंट का लॉट है और आपको ये देखना है कि आपको कितने में करना है, तो आप सबसे पहले रैपिड टेस्ट कर सकते हो। तो आपको अगर रैपिड टेस्ट में जरा भी सस्पेक्ट्स होता है तो आप फर्दर टेस्टिंग के लिए जा सकते हो। तो ये एक तरीके से सेग्रीगेशन का तरीका भी हो सकता है। दूसरा दोस्तों ये प्रैक्टिस बी, प्रैक्टिस सी जैसे नाइट्रिक एसिड टेस्ट है, प्रैक्टिस ई कॉपर सल्फेट टेस्ट 16% सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट है, उसके पहले भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस एफ कॉपर सल्फेट 50% सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इस टेस्ट में जो सरफेस होती है, ईच सरफेस होती है, उसका मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से आप 250x से लेकर के 500x तक आप रॉट स्टील में इवेल्युएशन कर सकते हैं। दूसरा अगर आप कास्ट स्टील की बात करेंगे तो 250x तक आप इसका इवेल्युएशन मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं इस टेस्ट के बारे में आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं कि ये टेस्ट एक्चुअली होता कैसे है। इस टेस्ट के लिए आपको एक टेस्ट कूपन लेना होता है। टेस्ट कूपन में आप उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आप फिनिश करते हो, उसके ऊपर ईचिंग करते हो। ईचिंग आप करोगे उस समय आप ऑक्जेलिक एसिड का यूज करेंगे और इलेक्ट्रोलिटिकली प्रोसेस का यूज करेंगे, जिसमें कैथोड और एनोड क्रिएट करते हैं, जिससे आपको जो भी ग्रेन स्ट्रक्चर पे जो भी डिचेज वगैरह आ रहे हैं, जो भी गड्ढे वगैरह बन रहे हैं, वो आपको इजीली दिख पाएंगे। दूसरा दोस्तों जब आप इसमें ये ईचिंग प्रोसेस कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप आता है, इसको आप मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करें। मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप में आप 250x या 500x आप इतना आप जूम आउट करके उसको देख सकते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा प्रोसेस दोस्तों होता है, जो माइक्रो स्ट्रक्चर दिखता है आपको, आप उसको रेफरेंस फोटोग्राफ जो कि आपका ASTM A262 में दिया हुआ है, मैं आगे भी आपको दिखाने वाला हूं, वो उस फोटोग्राफ से आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। जो सस्पेक्ट मटेरियल होता है उसको आप फर्दर किसी हॉट एसिड इमर्जन टेस्टिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो मतलब ये मैंने जैसा कि पहले भी बोला था आपको, ये सेग्रीगेशन प्रोसेस भी है कि अगर आपको बहुत सारे टेस्ट कूपन है, आपको टेस्टिंग नहीं करना या टाइम का शॉर्टेज है, तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस ए कर सकते हैं। उसमें अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है तो आप फर्दर हॉट एसिड इमर्जन टेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करूंगा दोस्तों, सबसे पहला एडवांटेज इसका यही है कि ये रैपिड एक्सेप्टेंस टेस्ट है। इसमें आपको कोई टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी नहीं करनी, कॉस्ट भी कम होती है, तो आप इसको एक तरीके से स्क्रीनिंग की तरह यूज कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा दोस्तों जो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन है, तो वो आप उसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोल्ड वर्किंग की वजह से कोई इफेक्ट ना हुआ हो, कार्बोराइजिंग की वजह से, वेल्डिंग की वजह से, या किसी भी तरीके से कोई भी लॉस ना हुआ हो, वो आप माइक्रो एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा ईचिंग सोल्यूशन प्रिपरेशन की। ईचिंग सोल्यूशन प्रिपरेशन के दो तरीके दिए हुए हैं कोड में। सबसे पहला है कि आप 100 ग्राम
रिजेंट ग्रेड ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल को डिजोल्व करेंगे 900 ml रिजेंट वाटर मतलब डीएम वाटर में आप डिजोल्व करेंगे और उसको तब तक स्टिल करेंगे, तब तक आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे जब तक कि वो डिजोल्व ना हो जाए। इसका अल्टरनेट ईचिंग सोल्यूशन होता है दोस्तों, जिसमें 100 ग्राम रिजेंट ग्रेड अमोनियम परसल्फेट को आप 900 ml रिजेंट वाटर में मिलाएंगे और तब तक मिलाएंगे जब तक कि इसके जो भी क्रिस्टल्स हैं वो डिजोल्व ना हो जाए। दोस्तों अब मैं कुछ आपको रेफरेंस फोटोग्राफ दिखाऊंगा। सबसे पहला है स्टेप स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी डिचेस ग्रेन बाउंड्री में नहीं दिख रहा। ग्रेन बाउंड्री ये जो आपको ब्लैक दिख रही है, इसमें कोई भी डिचेज मतलब कोई भी गड्ढा नहीं दिख रहा, तो आप बोल सकते हैं कि ये फिगर 1 टाइप का है। फिगर 2 दोस्तों ये ड्रूअल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ डिचेज आपको ग्रेन बाउंड्री में दिखेंगे बट 1 या 2 ही दिखेंगे। आप जैसे ये देख सकते हैं ये ग्रेन बाउंड्री है, इसमें 1 या 2 डिचेज ही आपको दिखेंगे, ये आपका ड्रूअल स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा है डिच स्ट्रक्चर, 1 और मोर ग्रेन कंप्लीटली सराउंडेड बाय डिचेज। आप ये देख सकते हैं ये कंप्लीटली डिचेस से सराउंडेड है। डिचेस का मतलब गड्ढा, आप ये बता सकते हैं खाई, जैसे खाई होता है ना, इस तरीके से गड्ढा बना होगा और आपको दिखेगा ये कैविटी टाइप का फॉर्म कर रहा होगा, आप बता दोगे कि ये डिचेज स्ट्रक्चर है। तीसरा दोस्तों आइसोलेटेड फेराइट स्ट्रक्चर, ये कास्टिंग और वेल्ड में होता है। आप देख सकते हैं ऑस्टेनिटिक मैट्रिक्स के बीच में फेरेटिक पूल्स को, तो ये चौथे टाइप का स्ट्रक्चर है। पांचवा है दोस्तों इंटरडेंड्रिटिक डिचेज, ये आपको कास्टिंग और वेल्ड में दिखता है। इसमें इंटरकनेक्टेड डीप इंटरकनेक्टेड डिचेज आपको दिखेंगे जो काफी गहरे होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये फिगर 6 है एंड ग्रेन प्रिटिंग। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी डीप कंटेन होता है, इसमें ग्रेन पिट्स काफी बड़े होते हैं। ये 500x में आपको दिखाई देगा और ये जो है टेस्ट ये नाइट्रिक टेस्ट के बाद में हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 2 1 ये आपके पिट्स हैं जो आपको 500x में दिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप नाइट्रिक टेस्ट करते हैं उस समय आपको इसको देखना है। लास्ट है दोस्तों इंड ग्रेन पिटिंग, स्ट्रक्चर कंटेन न्यूमरस डीप इन ग्रेन पिट्स। 500x में आप देख सकते हैं इसको, कई सारे पिट्स आपको दिखेंगे, कई सारे गड्ढे आपको दिखेंगे। ये भी नाइट्रिक एसिड जब हम करते हैं तब हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये टॉपिक होपफुली पसंद आया होगा और दोस्तों मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा। जैसा कि आपने देखा कि इस टॉपिक पे मैंने प्रैक्टिस ए को कवर किया हुआ है, तो आगे की क्लासेस में प्रैक्टिस बी, सी, ई और एफ को भी कवर करूंगा। उसके अलावा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊं। थैंक यू सो मच।